नमस्कार। आज हम बात करें मुद्रास्फीति पर नियंत्रण स्थापित करने वाली विधियों की, जिसमें सबसे पहली बात हम करें मौद्रिक उपायों की। तो मुद्रास्फीति हमारा एक मौद्रिक विषय है और ये मुद्रा प्रसार के कारण उत्पन्न होती है, इसलिए ये स्वाभाविक है कि इसको नियंत्रित करने के लिए मुद्रा और साख की पूर्ति के ऊपर रोक लगाई जाए या उस पर अंकुश लगाया जाए। तो मौद्रिक उपायों में ही ब्याज की दर को ऊंचा करने का उपाय भी हमारा शामिल होता है। मौद्रिक उपायों में हम केंद्रीय बैंक के की बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाओं, नकद रिजर्व अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, न्यूनतम मार्जिन आवश्यकताएं, नैतिक दबाव, ये सारे उपाय केंद्रीय बैंक के द्वारा मुद्रास्फीति को नियंत्रण में करने के लिए किए जाते हैं और ये अपन अगले लेसन के अंदर अपन इसको देखेंगे। और मौद्रिक उपायों में ही हम देखें तो ब्याज की दरों को ऊंचा करने का उपाय भी इसमें शामिल होता है, जिसे महंगी मुद्रा नीति कहा जाता है और इससे उधार में कमी आती है और साख का बेहतर उपयोग करने की दशाएं उत्पन्न होती है। अर्थव्यवस्था में मांग प्रेरित स्फीति को नियंत्रित करने के लिए ब्याज दरों में वृद्धि की जाती है। भारत में भूतकाल में भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करने के लिए समय समय पर बैंक दर को बढ़ाने के कदम उठाए और आवश्यकता अनुसार नकद रिजर्व भुगतान को बढ़ाकर भी साख नियंत्रित करने का प्रयास किया भी है और किया जाता है। लेकिन कुछ अर्थशास्त्रियों का ये कहना है कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए ऊंची ब्याज दर का उपयोग विकासशील देशों के लिए हमेशा लाभदायक नहीं होता है, क्योंकि इससे विनियोगों पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है और उत्पादन लागत बढ़ने से लागत प्रेरित मुद्रास्फीति को बढ़ावा मिल सकता है। फिर भी मुद्रास्फीति की दर और ब्याज की दर में आवश्यक तालमेल रखना ज़रूरी होता है। मुद्रास्फीति की दर में स्थायी रूप से गिरावट आने से ही ब्याज की दरों में कमी लाना संभव हो पाता है और इसी वजह से हाल के कुछ वर्षों में भारत में मुद्रास्फीति की दर नीची रहने के कारण ही केंद्रीय बैंक ने देश में विभिन्न ब्याज दरों को नीचा रखने की नीति अपनाना प्रारंभ किया है। मंदी की स्थिति में ब्याज की दरों को नीचा रखना बहुत आवश्यक हो जाता है। संगठित और असंगठित दोनों तरह के मुद्रा बाजारों की गतिविधियों पर नियंत्रण करने से मुद्रास्फीति पर नियंत्रण स्थापित करना संभव हो जाता है। मौद्रिक नीति और मौद्रिक नियंत्रण को सफल बनाने के लिए केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंकों के बीच में गहरा तालमेल होना बहुत आवश्यक होता है। तो ये तो बात हमने की मौद्रिक उपाय की। दूसरा है राजकोषीय उपाय। राजकोषीय उपाय के अंतर्गत हम 4 उपाय इसमें शामिल कर सकते हैं, जिसमें पहला है कर संबंधी, दूसरा सार्वजनिक व्यय संबंधी, तीसरा सार्वजनिक ऋण संबंधी और चौथा घाटे की वित्त व्यवस्था पर नियंत्रण संबंधी। तो इसमें सबसे पहले हम देखें कर संबंधी उपाय। प्रत्यक्ष करों में वृद्धि करके सरकार व्यय योग्य आय कम कर सकती है, जिससे अर्थव्यवस्था में मांग प्रबंधन को ठीक करने में मदद मिलती है। लेकिन परोक्ष करों में वृद्धि करने से मुद्रास्फीति घटने की बजाय बढ़ सकती है। तो इसलिए ये आवश्यक है कि मुद्रास्फीति के समय में हम प्रत्यक्ष करों में वृद्धि करें। दूसरा है सरकारी व्यय में कमी। सरकारी व्यय विशेषतः उसके अंदर भी हम बात करें तो अनुत्पादक व्यय, उसमें कमी करके मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है। योजना और गैर योजना दोनों तरह के व्यय को यथासंभव कम किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा करते समय में कार्यकुशलता को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचे, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। व्यय की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए जोर इस समय दिया जाना चाहिए और अनावश्यक व्यय को कड़ाई से कम किया जाना चाहिए। तीसरा है सार्वजनिक ऋण। आम जनता से अल्प बचत और बाजार कर्ज के रूप में वित्तीय साधन जुटाने से भी मुद्रास्फीति को कम करने में मदद मिलती है।
चौथा है बजट घाटे को कम करना। हम भारत के रेफरेंस में बात करें तो भारत में बजट घाटा मुद्रास्फीति के लिए मुख्यतः उत्तरदायी माना जाता है, इसलिए उसका राष्ट्रीय आय से अनुपात उत्तरोत्तर कम किया जाना चाहिए, तभी हम मुद्रास्फीति को कम कर सकते हैं। तीसरा है हमारे भौतिक उपाय। भौतिक उपाय में सबसे पहले हम बात करें राशनिंग और मूल्य नियंत्रण की, तो राशनिंग और मूल्य नियंत्रण भी मुद्रास्फीति को रोकने में सहायक होते हैं। सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उपयोग करके समाज के कमज़ोर वर्ग को लाभ पहुंचाने का प्रयास करती है। इनको खाद्यान्न, चीनी और अन्य आवश्यक वस्तुएं उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाती है। दूसरा है विदेशों से खाद्यान्न और आवश्यक वस्तुओं जैसे खाद्य तेल आदि के आयात की व्यवस्था करके देश में मूल्य स्थिति को नियंत्रण करने का प्रयास किया जाता है, ताकि देश में उत्पादन में हुई कमी को हम विदेशों से सामान आयात करके पूरा कर लें और मूल्य को नियंत्रित करने का प्रयास करें, ताकि मुद्रास्फीति नियंत्रण में रहे। तीसरा है कृषिगत और औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्पादकों के लिए ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है तथा उत्पादकों को उचित भावों पर कृषि इनपुट और औद्योगिक कच्चा माल उपलब्ध कराया जाता है, ताकि कृषिगत और औद्योगिक उत्पादन की लागतें ज़्यादा नहीं बढ़ें। चौथा है विभिन्न प्रकार के सौदों या लेन देनों को सूचकांक से जोड़ने की व्यवस्था की जाती है, जैसे मजदूरी को जीवन व्यय सूचकांक से जोड़ दिया जाता है, ताकि महंगाई बढ़ने पर मजदूरी और दैनिक भत्तों में आवश्यक वृद्धि की जा सके। पांचवा है राष्ट्रीय आय नीति, वो भी निर्धारित की जा सकती है, ताकि उत्पादन के विभिन्न साधनों की आमदनी में संतुलन कायम रखा जा सके। मजदूरी, ब्याज, मुनाफा आदि के संबंध में राष्ट्रीय आय नीति को मुद्रा नीति पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और लाभकारी माना जाता है। इसके लिए न्यूनतम आमदनी और अधिकतम आमदनी का अंतराल तय किया जा सकता है। मजदूर संघों का उत्पादकता बढ़ाने में योगदान लिया जा सकता है। अतः आय नीति का काफ़ी प्रभाव पड़ता है, लेकिन इसको लोकतांत्रिक परिस्थितियों में विरोधी दलों के प्रतिरोध के कारण लागू करना आसान नहीं होता है। छठा भौतिक उपाय हमारा है उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए उपभोक्ता मंच स्थापित किए जा सकते हैं, ताकि उपभोक्ताओं को अनुचित शोषण से बचाया जा सके। व्यापार की अनेक प्रकार की अनुचित रीतियों से उपभोक्ता वर्ग की शोषण से रक्षा करना आवश्यक माना गया है। इस तरह मुद्रास्फीति पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अनेक प्रकार के कदम उठाने पड़ते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद देश न्यूनाधिक मात्रा में बेरोजगारी और मुद्रास्फीति का शिकार बना ही रहता है। और अब हमारे सामने जो विभिन्न देशों के सामने जो मुख्य समस्या है, वो समस्या यही है कि मूल्य स्थिरता के साथ पूर्ण रोजगार की स्थिति को कैसे प्राप्त किया जाए। इसके लिए काफ़ी काम किया भी जा रहा है और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए कई मोर्चों पर हमें एक साथ काम करना होगा, जैसे मुद्रा की पूर्ति की वृद्धि को सीमित करना, उत्पादन में तेज़ गति से वृद्धि करना, सरकारी खर्च को नियंत्रण में रखना, आवश्यकता पड़ने पर विदेशों से माल के आयात की व्यवस्था करना, चीन की भांति उत्पादन का पैमाना बढ़ा करना और आधुनिकीकरण करके उत्पादन के पैमाने का आधुनिकीकरण करके तथा मजदूरी, ब्याज और उत्पादन के साधनों और अन्य प्रतिफलों को कम रखकर प्रति इकाई लागत को कम करना, देश में आर्थिक विकास की दर को ऊंचा रखना, प्रशासित कीमतों को बढ़ने से रोकना, आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन पर अधिक ध्यान देना, सट्टेबाजों के द्वारा माल के अनुचित संग्रह पर रोक लगाना,
काली आमदनी या ब्लैक इनकम या ब्लैक मनी को बढ़ने से रोकना और कृषि और गैर कृषि आमदनी के बीच उचित संतुलन स्थापित करना आदि, ये कुछ ऐसे काम हैं जो आर्थिक प्रबंधन की कार्यकुशलता से जुड़े हैं। ये कठिन तो हैं, लेकिन देश में अगर कुशल राजनीतिक नेतृत्व है तो ये काम किए जा सकते हैं। मौद्रिक नीति में मुद्रा की पूर्ति, उत्पत्ति की मात्रा और कीमत स्तर में उचित तालमेल की आवश्यकता हमेशा होती है। तो मौद्रिक अर्थशास्त्रियों की ये मान्यता है कि मुद्रा की पूर्ति, उत्पत्ति और कीमतों में उचित संतुलन होना चाहिए। मुद्रा की पूर्ति की वृद्धि दर हम देखें तो 3 बातों पर निर्भर करती है, 3 आधारों पर निर्भर करती है। पहला है उत्पत्ति की वृद्धि दर, दूसरा है मुद्रा की मांग की आयलोच और तीसरा है मुद्रास्फीति की प्रत्याशित दर। मुद्रा की मांग की आयलोच का अर्थ है कि वास्तविक आय या उत्पत्ति की वृद्धि से मुद्रा में कितनी वृद्धि होती है। जैसे ये 1.2 है तो इसका अर्थ ये है कि उत्पत्ति में 10% वृद्धि होने पर मुद्रा की पूर्ति में 12% वृद्धि होनी चाहिए। अब हम मुद्रा की पूर्ति की उचित दर ज्ञात कर सकते हैं। अब हम मान लें कि एक देश में उत्पत्ति या वास्तविक आमदनी में 8% की वृद्धि दर आकी जाती है। मुद्रा की आयलोच 1.2 होती है और मुद्रास्फीति की प्रत्याशित दर 5% आकी जाती है, तो मुद्रा की संतुलित वृद्धि दर हमारी 14.6% होगी। तब इन तीनों आर्थिक राशियों में संतुलन बना रहेगा। यदि मुद्रा की पूर्ति की वृद्धि दर 16.6% हो जाती है तो संतुलन प्राप्त करने या बनाए रखने के लिए इसमें 2% की कमी करनी होगी, अन्यथा स्फीतिकारी शक्तियाँ जोर पकड़ लेंगी। तो मुद्रा की पूर्ति, उत्पत्ति और मुद्रास्फीति, इन तीनों में उचित समन्वय होना आवश्यक है। बाकी का अपन नेक्स्ट लेसन में करेंगे।